तो कैसे हो प्यारे बच्चों। आज मैं लाया हूँ कक्षा 10वीं विषय विज्ञान जो पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन। तो आप देखिए और कितने अंक आप आज लाए हैं वो देखना, कितने गलत किए हैं वो भी देखना। मैं यहाँ पर इस पेपर का सॉल्यूशन बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं कक्षा 10वीं विषय विज्ञान। तो पहला प्रश्न हमारा है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर जो Fe2O3 यानी फेरस ऑक्साइड की क्रिया एल्यूमिनियम से हो रही है, तो इसने क्या किया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाया और फेरस को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। अर्थात हम क्या कहेंगे कि ये विस्थापित हो गया। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, विस्थापन। दूसरा, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, पीड़ाहारी, एंटीएसिड, एंटीसेप्टिक या प्रतिरोधी। तो एंटीएसिड अर्थात प्रति अम्ल का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है। तो ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, क्रोमियम की परत चढ़ाकर। तो जिंक की परत चढ़ाकर इसका आंसर हो जाएगा। ब्यूटेनोन चतुर कार्बन यौगिक हैं जिसका प्रकारात्मक समूह, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल। तो इसका आंसर हो जाएगा कीटोन। ये कीटोन समूह का चतुर कार्बनिक यौगिक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा दे रखा है, तो इसकी समीकरण हमारे लिए क्या बन जाएगी कि जैसे C6H12O6 है, तो ये ऑक्सीजन की सहायता से क्या करेगा, जब हम ऑक्सीजन लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जल में और काय में बदल जाएगा ऊर्जा, फिर ऊर्जा प्रदान करेगा। तो ये काय में होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके बाद आता है कि दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं हम, सिनेप्स। दो तंत्रिकाएं होती है, उसके बीच में जो खाली स्थान होता है उसे हम सिनेप्स कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारा आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति में हमारे लिए जो पहला प्रश्न है वो आ जाएगा, हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का जो निपटान है वो एक गंभीर समस्या है। तो कौन सी समस्या है, पर्यावरणीय समस्या है। ये पर्यावरण की एक गंभीर समस्या है कचरा निपटान। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग कितनी होती है। तो कम से कम दूरी कितनी चाहिए हमें, 25 सेंटीमीटर। अगर 25 सेंटीमीटर से कम हुई तो हम सही से नहीं देख पाएंगे। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग रिक्त स्थान प्रतीत होता है। तो कैसा प्रतीत होता है, नीला। अगर नीला रंग क्या होता है, अधिक प्रकीर्णित होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वाट। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर द्वारा किसे मापा जाता है, विभवांतर को मापा जाता है। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान रिक्त स्थान हो जाता है, अधिक भी लिख सकते हैं, या बढ़ जाता है। लघुपतन का अर्थ होता है कि जिस प्रकार से फॉल्ट होना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे आते हैं सत्य और असत्य। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो ये हो जाएगा हमारा असत्य। ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशमन यानी आग बुझाने के लिए किया जाता है क्या, तो ये सत्य होगा। इसका उपयोग किया जाता है आग बुझाने के लिए, अग्निशमन के लिए। वह पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं। जो अपघटित होते हैं वो जैव निम्नीकरण कहलाते हैं, अजैव निम्नीकरण हमारे नहीं कहलाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा असत्य। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है, तो होता है क्या, तो ये हो जाएगा हमारा सत्य। इसका नाम क्या होगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तथा प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है, इसे पुनरुत्पादन कहते हैं। तो ये भी हमारा होगा सत्य। पुनरुत्पादन का अर्थ होता है फिर से उसी जीव का फिर नए जीव में बदलना, तो ये सत्य होगा। एक और हाइड्रा
में होता है पुनरुत्पादन और एक और होता है प्लेनेरिया में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्माक्षेपी, जब दे रखी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी तो अवशोषण हो रहा नहीं हो रहा, क्योंकि ये तो ऊष्माक्षोषी में अवशोषण होता है। ऊष्माक्षेपी में तो क्या होता है, ऊष्माक्षेपी में होता है हमारा उत्सर्जन, तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य। इसके बाद हम आगे चलते हैं, सही जोड़ी में प्रश्न क्रमांक चौथे में सही जोड़ी जो हमारी है, पहला हमारा है संगमरमर। संगमरमर हो, चौक हो या चूना पत्थर हो, उसका जो रासायनिक सूत्र होगा हमारा वो होगा कैल्शियम कार्बोनेट। सिरका, सिरके का जो रासायनिक सूत्र इसे रासायनिक नाम होता है एसिटिक अम्ल, या सिरके में जो पाया जाता है वो क्या क्या होता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ब्रोमीन, ब्रोमीन कौन सी धातु अधातु है, हमारे द्रव अधातु हैं। बेंजीन का जो फार्मूला होगा C6H6 होगा, और ये इसकी संरचना किस प्रकार से बनती है, ये इस प्रकार से, ठीक है। सब जगह H और C हमारे जुड़ते रहेंगे इसमें, HC, ठीक है। तो 6C और 6H। इसके बाद आता है हमारा लिंग गुणसूत्र युग्म। जो लिंग गुणसूत्र युग्म होगा हमारा वो क्या होगा, XY होगा। क्या होगा, X और Y, क्योंकि यही हमारा जो लिंग निर्धारण का कार्य करता है। इंसुलिन जो क्या होगा, रक्त में शर्करा का नियमन करता है, ठीक है। ये इस प्रकार से हमारी सही जोड़ी हो जाएगी, 3 4 1 2 6 5। आप देखिए, मिलाइए और कितने सही हैं कितने गलत हैं, और नंबर काउंट कर आज के साइंस के पेपर में बताइए कि कितने आपने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने सही किए हैं। रक्तदाब किसे कहते हैं, तो रक्त हमारे शरीर में रुक रुक कर या एक दबाव के साथ प्रवाहित होता है, जिसे हम रक्तदाब कहते हैं। पादपों के तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन्स है, तो कौन सा हार्मोन्स है, ऑक्सिन हार्मोन्स है। कौन सा, ऑक्सिन हार्मोन्स। वंशागति के मुख्य नियम किसने प्रस्तुत किए, तो ये किए हमारे मेंडल ने। मेंडल जो है वो वंशागति के मुख्य नियम इन्होंने प्रस्तुत किए थे। खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का क्यों होता है, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा, ज़्यादा होगा, अर्थात ये लंबी दूरी क्या करेगा, तय कर सकता है। इस कारण से खतरे का सिग्नल क्या होता है, लाल रंग का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है, किलोवाट हावर, यानी जो हमारे घर में बिजली जो यूनिट में मापी जाती है वो किलोवाट हावर यानी किलोवाट घंटा में मापी जाती हैं। MRI का जो पूरा नाम होगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन होता है, ठीक है। इसमें MRI करवाते हैं हमारे पूरे शरीर की, तो पूरा शरीर को स्कैन किया जाता है। कुछ बीमारी होती है या कुछ शरीर के अंदर कुछ अगर होता है कुछ, तो उसे हम क्या कहेंगे, MRI करवाते हैं, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये मैं थोड़ा शॉर्ट में आंसर बोलूँगा, आप लिख के आओगे अच्छे से, ठीक है। तो खाली आपका कितना सही है आप ये ध्यान रखिए। तो पीतल एवं तांबे के बर्तनों को दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, क्योंकि ये क्या करते हैं कि धातुओं से क्रिया करके क्या कर देते हैं, उनको विषैला बना देते हैं। किसको विषैला बना देते हैं, दही और खट्टे को विषैला बना देते हैं। इसलिए हमें इन्हें तांबे एवं पीतल के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। अम्लीय वर्षा कब होती है, कारण एवं इसके प्रभाव लिखिए। तो अम्लीय वर्षा कब होगी, जब वर्षा के जल में अम्ल की मात्रा होगी, तब हम कहेंगे अम्लीय वर्षा होगी। और इसका कारण क्या है कि वर्षा का जल में अम्ल का घुलना, और इसके प्रभाव क्या हो जाएंगे, प्रभाव हो जाएंगे हमारे कि ये हमारे शरीर को बहुत ही नुकसान पहुंचाती है, ये पेड़ पौधों एवं जंतुओं को भी नुकसान पहुंचाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा, निम्न प्राकृतिक स्रोत में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो नींबू में पाया जाता है सिट्रिक या साइट्रिक अम्ल भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। साइट्रिक या सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में पाया जाता है हमारा मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। कई बार इसमें कई किताबों और दूसरी अगर हम देखते हैं तो उनमें फार्मिक अम्ल भी लिखा होता है, तो अगर आप लिख के आए हो NCERT के हिसाब से मेथेनोइक अम्ल सही है हमारा, ठीक है। इसके बाद आता है बेकिंग सोडा के दो उपयोग, तो भोजन को मुलायम बनाने के लिए
और बेकरी जैसे जो उद्योग होते हैं उनमें भोजन को नरम एवं मुलायम बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अग्निशामक के रूप में भी आग बुझाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एथेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, तो एथेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना कैसे बनेगी? सी और सी। एथेन यानी कौन सा समूह हो गया हमारा? एल्केन समूह का दूसरा है ये, मेथेन के बाद एथेन। तो यहाँ पर कितने सी आने चाहिए? 2। तो 2 सी हैं, तो इसको प्रकार इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना अगर हम बनाते हैं तो इनको हम क्या करेंगे? गोले में घेर लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन इधर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। फिर इसके तीनों तरफ क्या लगना चाहिए? H। ये इस प्रकार से हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना देंगे। अगर आप ऐसे बना के आए होंगे तो ये आपका सही है। देखिए H H H H H और H, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसकी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो जाएगी। और इसका जो फार्मूला होगा C2H6 होगा, यानी C कितने हैं? 2। यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन ये आपस में क्या कर रहे हैं? साझेदारी कर रहे हैं, ठीक है। मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किस प्रकार से होगी? तो ये हमारा मेथेन पहले नंबर का है, तो यहाँ पर C एक ही रहेगा। और इस प्रकार से हम क्या करेंगे? इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना लेंगे। इलेक्ट्रॉन एक एक यानी हाइड्रोजन को कितना चाहिए? 1 चाहिए, तो ये 1 ले लेगा। इसको कार्बन को कितने चाहिए? 4। तो ये चारों से आपस में क्या कर रहे हैं? आदान प्रदान कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनों का। तो इस प्रकार से हम क्या कर देंगे? इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना देंगे। विकृत एल्कोहल का अर्थ होता है कि जो लंबे समय तक जो हमारा एल्कोहल होता है वो खराब हो जाता है या उसमें से गंध आने लगती हैं, तो हम क्या बोलेंगे? उसको विकृत एल्कोहल कहते हैं। ईंधन के रूप में एल्कोहल का उपयोग कैसे किया जाता है? देखो, एल्कोहल क्या होता है? हमारा ज्वलनशील पदार्थ होता है। इस कारण से इसका उपयोग हम काई के रूप में कर सकते हैं? ईंधन के रूप में कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैव प्रक्रम, नाम से पता चल रहा, जैव और प्रक्रम यानी जीव में होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रक्रमों को हम क्या कहेंगे? जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे सांस लेना, भोजन का पचना, और भी हमारे शरीर में जो उत्सर्जन है, ये सारी प्रक्रियाएं क्या कहलाएगी? जैव प्रक्रम कहलाएगी, ठीक है। मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप लिख कर आए होंगे तो उस आधार पे आप सोचें। प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया का जो समीकरण होगा हमारा, तो जो प्रकाश संश्लेषण की बात हो रही है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है पौधों में। पौधे क्या करते हैं? वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ों से जल लेते हैं, और जल लेने के बाद क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, या ग्लूकोज भी हम बोल सकते हैं, C6H12O6। और क्या निर्मुक्त करेंगे? ऑक्सीजन को निर्मुक्त करेंगे, ठीक है। और ये इस प्रकार से संतुलित हो जाएगी। तो ये देखिए समीकरण है हमारी CO2 और 6CO2 6H2O सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है, और C6H12O6 प्लस 6O2, अर्थात ये हमारी ऑक्सीजन क्या कर रही है? बाहर निकल रही है, निर्मुक्त हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे जब हम बढ़ते हैं तो देखिए आगे, कुछ पौधों को उगाने वाले कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है? देखो क्या होता है कि कुछ पौधे जो होते हैं बीजों के द्वारा जो उगने की क्षमता खो देते हैं, तो इस प्रकार से उनके कुछ कायिक का अर्थ होता है उनके शरीर के भागों से, यानी काया या शरीर के भागों से क्या किया जाता है? उनके पौधों को उगाया जाता है। अर्थात कैसे कि हम गुलाब का उदाहरण ले लेते हैं। गुलाब जो हमारा होता है वो क्या करता है कि हम उसकी कलम लेकर कहीं भी अगर उगा देते हैं तो वो उग जाता है। इस प्रकार से क्या होगा कि वो कायिक प्रवर्धन कहलाएगा हमारा। तो जो पौधे होंगे वो बीजों से उगने की क्षमता खो देते हैं, तो इस कारण से उसके कायिक भागों का उपयोग किया जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे? कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इसका उपयोग किया जाता है। उत्तक संवर्धन एक तकनीक है, इसकी परिभाषा लिखिए। उत्तक संवर्धन को हम क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर भी कहते हैं। तो वह प्रक्रिया जिससे विविध शारीरिक उत्तक अथवा कोशिकाएं किसी बाह्य माध्यम में उपयुक्त परिस्थितियों के विद्यमान रहने पर पोषित की जा सकती हैं। तो मिला लीजिए, आपका अगर ये लिख के लाए हैं, माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार से प्राप्त होता है? तो प्लेसेंटा नामक एक तस्तरीनुमा संरचना होती है माँ के पेट में, जिससे गर्भस्थ शिशु को क्या प्राप्त होता है? पोषण प्राप्त होता है, गर्भस्थ भ्रूण को पोषण प्राप्त होता है। ऋतुस्राव क्या होता है? तो ऋतुस्राव क्या होता है कि 28 से 30 दिनों के अंतर्गत अंडाणु निर्मित होते हैं महिलाओं में, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऋतुस्राव कहते हैं।
4 से 5 दिनों तक ये अवधि रहती है और किसी किसी में 7 से 8 दिनों तक ये चलती रहती है। मानव में बच्चे के लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, केवल रेखा चित्र बनाइए। तो रेखा चित्र में क्या करना है हमें कि जैसे कि मान लो कि एक्स हैं, ये पुरुष के शुक्राणु हैं, एक्स और वाई। तो यहाँ पर अपने जो ये होंगे, ये महिलाओं के अंडाणु एक्स एक्स से क्रिया करके क्या बना लेंगे, एक्स वाई, और ये एक्स एक्स बना लेंगे और ये क्या बना लेंगे, एक्स वाई। तो ये होने वाला संतान होगी तो ये लड़का होगा और ये कौन सा होगा, लड़की। इस प्रकार से अपनों को चित्र बनाना था, यहाँ लड़का और लड़की लिख सकते थे हम। चलिए आगे बढ़े। तो वंशानुगति के प्रथम पीढ़ी F1 का रेखा चित्र बनाइए। तो यहाँ एक अपनों को लंबा मटर का पौधा और छोटा मटर का पौधा बनाते, तो ये हमारा क्या हो जाता, F1 पीढ़ी हो जाती। और इसके बाद सारे पौधे कैसे होते, लंबे। प्रकाश का परावर्तन के नियम लिखिए। तो इसमें क्या होता है, आपतन कोण का मान क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा जो हमारा नियम हो जाएगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों ही एक ही तल में होते हैं। चलिए वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र यानी जो हमारा गोली दर्पण होता है वो किसी गोले का भाग होता है, उसका केंद्र ही हमारा क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। फोकस दूरी, किसी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीरे का अपवर्तनांक 2.42, इस कथन से क्या अभिप्राय है। तो हीरे का अधिकतम प्रकाशीय घनत्व का माध्यम होता है, जिसके कारण क्या होता है, इसका प्रकाश के चाल का मान काफ़ी कम होता है इसके अंदर। तो इसलिए हीरे का जो अपवर्तनांक होगा वो कितना होगा, 2.42 होगा। किसी लेंस की एक डायऑप्टर क्षमता कितनी होगी, तो जिसकी 1 मीटर फोकस दूरी होगी वो उसकी जो क्षमता होगी कितनी होगी, 1 डायऑप्टर होगी। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश है वो नीले रंग की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है, क्योंकि वहाँ प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वो बहुत ही कम होता है। इस कारण से क्या होता है, आकाश नीले की जगह उसको क्या दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। किसको, अंतरिक्षी यात्री को। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही पास होते हैं पृथ्वी के, जिसके कारण से क्या होता है कि ये एक तो स्वयं के प्रकाश से भी क्या होते हैं, स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, और पास भी होते हैं तो इसमें अपवर्तन की क्रिया नहीं हो पाती है, जिसके कारण से क्या होगा, ये टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होंगे। मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, आप समझ जाना। किसी विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले प्रतीकों की चिन्ह बनाइए। जैसे ये हमारा विद्युत सेल है तो विद्युत सेल का चित्र क्या बन जाएगा, ये हमारा विद्युत सेल का प्रतीक चिन्ह हो जाएगा। ये हमारा धारा नियंत्रक का प्रतीक चिन्ह हो जाएगा। ठीक है। विद्युत चालक किन किन प्रतिरोधकों पर निर्भर करता है, तो यहाँ पर जो प्रतिरोध है हमारा वो उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, अर्थात उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, ए पर। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कमरे के ताप पर द्रव धातु होती है हमारी, तो कौन सी होगी, ऐसी धातु का नाम लिखिए। तो कौन सी होगी, पारा या मरकरी भी इसको बोल सकते हैं। चाकू से काटी जाने वाली जो धातु होगी हमारी, सोडियम होगी। और ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक जो होगी वो होगी प्लेटिनम। प्लेटिनम धातु ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक। अगर विद्युत की अगर पूछता तो हम क्या कहते हैं, चांदी। खनिज किसे कहते हैं, तो भूपर्पट्टी में पाए जाने वाले तत्वों या पदार्थों को हम क्या कहते हैं, खनिज। और किसी अयस्क किसे कहते हैं, तो खनिज में विशेष प्रकार की किसी धातु अगर ज़्यादा मात्रा में होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, अयस्क। और खनिज या अयस्कों में जो अशुद्धियाँ होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, गैंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र सिंपल था, बनाया होगा आपने। 2 कोशिकाओं के कोशिकांगों के नाम लिखिए भैया कोशिका के, तो माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम और गाल्जिकाई, इस प्रकार से हम लिख सकते थे। प्रतिवर्ती चाप का चित्र बनाइए, कोई 2 अंगों के नाम लिखिए, ये भी आपने लिख लिया होगा। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम आपने लिखा होगा। फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम लिखिए, तो इसमें मध्यमा विद्युत धारा की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा चालक में बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है। दक्षिण हस्त में नियम में क्या होता है कि जो वो अंगूठा इस प्रकार से रखता है, और जो ये हमारी उंगलियां होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी, और ये अंगूठा चालक की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है। निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, तो यहाँ पर जो कुछ मेन प्रश्न है हम उस पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर फेरस सल्फेट है और फेरस ऑक्साइड है, और ये क्या कर रहा है कि ऊष्मा ले रहा है, तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ऊष्मा शोषी, क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, ये ऊष्मा बाहर निकाल रहा है इस पूरी अभिक्रिया में, तो इसे क्या बोलेंगे, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और जो हमारे
अगला जो प्रकार होगा ये देखो कि फेरस है कॉपर सल्फेट से क्रिया करके फेरस सल्फेट बना रहा है और कॉपर को विस्थापित करता है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से क्रिया करके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाता है, तो यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, तो इस प्रकार से ये हमारी कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। कौन सी अभिक्रिया? द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ें। इसके बाद हमारा आता है कि सोडियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड से क्रिया किस प्रकार से की जाती है, तो ये देखो कि इसका समीकरण भी लिखना है हमें। तो ये सोडियम सल्फेट की क्रिया अगर कहाँ की जाती है? बेरियम क्लोराइड से की जाती है, तो बेरियम सल्फेट बनता है। और ये अभिक्रिया यहीं पर दे रखी है, देखिए ये वाली, अगर आपने दिमाग लगाया होगा तो यहीं मिल जाएगी। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया है, तो ये अभिक्रिया है कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उसमें उत्सर्जित करेगा। आपने एक चित्र बनाया होगा रंध्रों का, पत्तियों में एक रंध्र खुलते हैं, ठीक है, तो ये खुला रंध्र है और इस प्रकार से बंद रंध्र में क्या हो जाएगा? ये पूरी तरह से बंद हो जाएगा। मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र आपने बना लिया होगा, ठीक है, बहुत आसान चित्र था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे दृश्य देखने के लिए देखो इन सवालों को देखो। पहला जो ये 23वां का ये ऊपर वाला जो सवाल है, यहाँ पर त्रिज्या कितनी दे रखी है? 3.00 मीटर दे रखी है। तो हम यहाँ क्या निकाल लेंगे? फोकस दूरी निकालने के लिए r/2 लगाया, तो f बराबर कितना? 3.00/2। तो जब हम 2 का भाग लगाया तो कितना आ गया? 1.5। यहाँ पर वस्तु की दूरी कितनी दे रखी है? 5 मीटर दे रखी है। ये बात हो रही है उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण में वस्तु इधर रखी जाती हैं, तो यहाँ पर इधर माइनस में लिया जाता है, इधर वाली को हम क्या करते हैं? प्लस में लेते हैं दूरियों को, ठीक है। तो इसको फोकस इधर बना, फोकस दूरी काय में लेंगे? प्लस में लेंगे, ठीक है। इसके बाद दर्पण सूत्र लगाएंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो हमने हल किया तो हमारे पास जो देखो ये उत्तर कितना आया, यहाँ पर जो प्रतिबिंब की दूरी कितनी निकली? 1.15 मीटर। यहाँ बिंब की दूरी कितनी थी? -5.00, या 5 मीटर थी, यहाँ कितनी निकली? लगभग 1.25 मीटर निकली, 1.15। तो ये कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा, क्योंकि प्लस में आया है इसलिए कारण से इसको सीधा हम बोलेंगे। आगे देखो, अगला जो प्रश्न हमारा आ रहा है कि कोई 4 सेंटीमीटर की जो वस्तु है हमारी, ठीक है, तो आकार की वस्तु है, तो इस प्रकार से यहाँ प्रश्न दे रखा 15 मीटर की फोकस दूरी इसकी अवतल दर्पण से 25.0 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। तो यहाँ पर क्या करना है कि दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे पर रखा जाए कि सुस्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, और प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार हमें ज्ञात करना है। तो इसका जो सॉल्यूशन है आप देखो कि यहाँ पर हमारे पास जो ऊंचाई दे रखी है वस्तु की वो कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका फोकस इधर बनता है, तो वस्तु की दूरी ये भी इधर बन रहा है तो माइनस में आएगा, तो माइनस का 15 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी कितनी दे रखी है? 25 सेंटीमीटर। तो ये भी कहते इधर आ रहा है तो काय में आ जाएगा? माइनस का 25 सेंटीमीटर। जब हमने आगे हल किया तो इसका आंसर क्या आया हमारे पास? माइनस का 37.5। इसे ध्यान से देखिए आप पूरे वीडियो में, तो आपने गलत किया या सही किया आपको पता चल जाएगा।